हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जाएंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सम बेसिक ग्राफ्स, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीखा था, कार्टेशियन प्लेन का पर्पस सीखा था। आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि हम कार्टेशियन प्लेन क्यों यूज़ करते हैं। आपको ये पता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। आई एम श्योर आप रेने डिकार्ड के बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़े होंगे। आई एम श्योर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है ये भी पता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होती है ये भी पता है, क्वाड्रेंट्स क्या होती है ये भी पता है। आई एम एज्यूमिंग आपको ये पता है। एट द सेम टाइम आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस भी पता है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है वो भी आपको पता है। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है वो भी आपको पता है। और जो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, उस इक्वेशन को भी आपको पता होगा। और जो लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, आई एम श्योर आपको उसकी इक्वेशन का भी उस लाइन का भी इक्वेशन पता होगा। नहीं पता है, भूल गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फिर से वो ग्राफ की क्लास देखनी है। अभी मैं जल्दी से क्विक रिवीजन लूँगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। सबसे पहले जो हम देखने जाएंगे कि आपको सबको याद होगा, जस्ट अ रिवीजन व्हाट आई एम टेकिंग राइट नाउ। आप सबको पता होगा कि दिस इज़ योर कार्टेशियन plane. You everybody, all of you know that this is my Cartesian plane, and this is going to be my x-axis, and this is going to be my y-axis, and the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin, and they are mutually perpendicular. This horizontal line is called x-axis, and this vertical line is called y-axis. आई एम श्योर आपको इतना पता होगा। आई एम श्योर इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ये भी पता होगा। एट द सेम टाइम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये भी आपको याद होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें याद है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो वो होगा y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो दैट वाज x इज इक्वल टू 0। अगर मैं रेड कलर से एक लाइन बनाऊँ पैरेलल टू x एक्सिस तो ये कुछ ऐसा दिखेगा या कुछ ऐसा दिखेगा। अगर x एक्सिस के ऊपर होगा तो ऐसा दिखेगा, x एक्सिस के नीचे होगा तो ऐसा दिखेगा। आई एम श्योर आपको पता है दिस इज़ y इज इक्वल टू a एंड दिस इज़ y इज इक्वल टू माइनस b, वेयर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव नंबर। तो अगर नीचे जाएंगे तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये जो लाइन है ये x एक्सिस से a यूनिट अप है, दैट इज़ वाई यू आर सेइंग द ऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू a। दैट इज़ वाई द इक्वेशन ऑफ लाइन अबव x एक्सिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू a इफ इट्स पैरेलल, एंड इट्स गोइंग टू बी y इज इक्वल टू माइनस b if it is below x axis. Similarly, I'll use green to show line parallel to y axis and line parallel to y axis. On the right you will have positive one and the left you will have negative one. You can call this as x is equal to, let's say, p, and this as x is equal to minus q, where p and q are positive real numbers. और आप लेफ्ट में जाओगे तो माइनस लगाना होगा, राइट में जाओगे तो प्लस लगाना होगा। आपको ये भी पता होगा इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं। इस पॉइंट को आप कहेंगे a, p, where sorry I have that point would be called p, a, क्योंकि abscissa is the sine distance from y axis। तो आपको पता है ये दूरी p है और ये दूरी a है, तो आप कह सकते हैं कि abscissa p है और ordinate a है। If you can call this as p, a, if you go into the second quadrant you can call this point, let's call this as a point, then this is going to be b point. So b point, you're clear that your abscissa is minus q because that b point is q distance left of y axis. So you're going to say the abscissa is going to be minus q, and what is the y coordinate? Because it is above x axis, so definitely it is going to be positive, and it is a unit above, so you are going to call it minus q comma a. At the same time, you know this point c, आई एम श्योर आप इसको बहुत आराम से कह दोगे क्या होगा ये। आप अभी भी इसको माइनस क्यू रखोगे क्योंकि इट इज़ स्टिल क्यू टाइम्स q units left of y axis, so that would be the abscissa, but now it is
b unit down the x-axis, so you're going to call it minus b. So it is going to be minus q comma minus b, and if I call this as d point, this is going to be this is going to be p comma, because it is right of p unit right of x-axis and b unit below x-axis, so you are going to call it p comma minus b. ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपने की थी। आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आप देख सकते हैं इसमें अगर कोई चीज़ भी मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फिर से लास्ट क्लास को देखना होगा अच्छे से। उसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ देखी थी कि अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और लेट्स से आपने एक लाइन ड्रॉ की कुछ ऐसी which is passing through origin, and bisecting x-axis and y-axis, so you can call this as 45 degree, and the equation of this line is y is equal to x. आपको याद होगा। I'll use different color, let's call it blue. अब मैं रेड से दिखाता हूँ। आप इस लाइन को कह सकते हैं this line is again passing through origin and it is bisecting the second quadrant and the fourth quadrant, so you can say this line is basically 45 degrees, so you can say this angle is 135 degree, and the equation of this line is equal to y is equal to minus x. ये तो हो गया लास्ट क्लास से जो इस चैप्टर के लिए रिलेवेंट है, जो मैंने आपसे बात की। अब आप जैसा कि इस चैप्टर का नाम जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें याद करना होगा अपनी पॉलिनोमियल क्लास में, आपने पॉलिनोमियल क्लास में अपनी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपने डिग्री 0 के लिए कहा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर px इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो आपने उसे कहा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर px इज इक्वल टू 0 है तो आपने उसको अलग कर दिया था और कहा था 0 पॉलिनोमियल। उसके बाद आपने देखा था अगर हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री है, तो उसे आपने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से जब आपने 2 डिग्री कहा था तो उसे कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद 3 डिग्री को आपने कहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता था, आप लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे? px इज इक्वल टू ax प्लस b। सिंस आपको ये पता है कि इसका x इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप px को रिप्लेस कर दो y से, तो ये एक ऐसा इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। देखिए दोनों में फ़र्क समझिए, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है और लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आप कहते हैं ax प्लस बी, दैट इज़ द लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही आप उसको इक्वेट करते हैं किसी चीज़ से, लेट से आपने यहाँ पे y से इक्वेट कर दिया, तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, सो यू कैन से y इज इक्वल टू ax प्लस b इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ माय क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिकली y इज इक्वल टू ax प्लस b दिखने में कैसा लगेगा? जैसा कि आप जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इसे कहा जाता है। ये जो नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, वर्ड ही आ रहा है लाइन से। तो अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हो, जब आप इसे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो जो इसका ग्राफ आएगा वो एक लाइन होगा। क्या होगा? वो एक लाइन होगा। दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हमें समझना है कि भाई y इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लॉट कैसे किया जाता है। y इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लॉट कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। लेट से मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपका लेट से कार्टेशियन प्लेन है, ओके। आपको ऑलरेडी ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है ये जो इक्वेशन है, इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स। क्या होगा इसका इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन को हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ग्रीन कलर से y इज इक्वल टू, मुझे हाफ एक्स ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? y इज इक्वल टू हाफ एक्स। एक्स से मैंने वैल्यू कम कर दी। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देता हूँ,
अगर आप देखिए तो ये पॉइंट हो गया 0,0, ये पॉइंट हो गया 1,1, ये पॉइंट हो गया 2,2, ये पॉइंट हो गया 3,3, ये पॉइंट हो गया -1,-1, ये पॉइंट हो गया -2,-2। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। सो दिस इज़ 1,1 एंड दिस इज़ 2,2। अगर आप y इज इक्वल टू हाफ एक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप x1 डालोगे तो y क्या होगा, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। अगर आप x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो y क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2, दैट मेक्स इट 1। तो 2,1 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2,1, दिस इज गोइंग टू बी 1,हाफ। अगर आप x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y क्या होगा, 0। तो आप ये कह सकते हो ये 0 से पास करेगा। तो 3 पॉइंट काफ़ी होती है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का। तो आप कह सकते हो कि ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, जो ओरिजिन से तो पास करेगा लेकिन 45 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। ये एंगल ये 45 डिग्री बना रहा था, तो ये एंगल डेफिनेटली 45 डिग्री से कम बनाएगा। उसी तरीके से अगर आपको मैं पिंग दे दूं और बोलूं कि अच्छा y इज इक्वल टू 2x बना के दिखाओ, y इज इक्वल टू 2x बना के दिखाओ, तो आप x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y क्या होगा, 0। तो आपको ये पता चल गया कि 0,0। उसके बाद जब आप x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो y क्या होगा, 2। तो आपको पता चल गया 1 विल गो अप, 1,2। आप x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो y क्या होगा, 4। तो आपको ऐसा कुछ पता चल गया कि ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो आपको ये दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, जो बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और अगर आपका जो x का कोफिशिएंट है y इज इक्वल टू ए एक्स, अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो और a अगर 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ y इज इक्वल टू एक्स से नीचे की तरफ, मतलब जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, y इज इक्वल टू ए एक्स में a ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अभी भी ओरिजिन से जाएगा। तो आइए इसको समराइज कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से समराइज करते हैं। देखिए, तो मैं कार्टेशियन प्लेन आपका बना रहा हूँ। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आप देख सकते हो। रेड कलर से मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है। मैं ब्लैक कलर से आपका y इज इक्वल टू एक्स बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स बना रहा हूँ ब्लैक कलर से। तो आप देख सकते हो दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ठीक करने के लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स विच इज़ लाइक 45 डिग्री। उसके बाद लेट्स से आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर टू रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर a इज 0 से 1। तो मैं इसको अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन जो आप देख रहे हो वो क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब x को आप 0 डालोगे तो y क्या होगा, 0,0। तो आपको ये पता है कि ये लाइन डेफिनेटली 0,0 से पास करेगा और a डेफिनेटली 1 से कम है, तो उसकी शेप कुछ ऐसी आएगी। एट द सेम टाइम लेट्स टेक द ग्रीन कलर। आई एम गोइंग टू ड्रॉ y इज इक्वल टू ए एक्स, y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 1। तो आप y इज इक्वल टू ए एक्स के लिए ग्रेटर दैन 1 के लिए ग्राफ क्या बनाओगे, कुछ ऐसा। अगेन आपको पता है ये कुछ ऐसा जाएगा। आपको पता है कि ये a ग्रेटर देन 1 है, तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x को 0 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा, 0,0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इन सारे इक्वेशंस को अब मुझे डिफरेंशिएट करना आ गया जो ओरिजिन से पास कर रहा है। इसे आप कहते हो रेड वॉज योर एक्स एक्सिस, जिसे आप कहते हो y इज इक्वल टू 0। अगेन दिस वर्टिकल रेड वॉज अगेन योर y एक्सिस, जिसे आप कहते हो x इज इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम द ब्लैक वन वॉज y is equal to x. The orange one was y is equal to ax, where a is lying between 0 to 1. It could be anything. अगर a बहुत ही छोटा है तो x एक्सिस से चिपका हुआ दिखेगा, a 1 को अप्रोच कर रहा है तो y is equal to x लाइन को चिपका हुआ दिखेगा।
एट द सेम टाइम जो ग्रीन कलर है उसको आप करेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। a डबल होगा तो x से दूर जाएगा, a अगर 1 से चिपका हुआ है लेकिन ज़्यादा है तो ब्लैक से ऊपर रहेगा ग्रीन, और a अगर इन्फिनिटी की तरफ जाने लगा मतलब बहुत बड़ा हो गया तो वो रेड कलर को y एक्सिस को टच करना शुरू कर देगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। तो ये कहानी आपने सीखी जब आपको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो आपको जब भी y इज इक्वल टू ए एक्स ड्रॉ करना है वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर, आप पटाख से ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब अब मान लेते हैं आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ए एक्स जहाँ पे a नेगेटिव है। मतलब अभी तक हमने देखा था कि a पॉजिटिव है तो क्या हुआ, a 1 है तो क्या हुआ, वो तो आपने लास्ट क्लास में ही सीख लिया था। a अगर 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, 1 से छोटा है तो आपको पता है वो 45 डिग्री से कम एंगल बनाएगा और ओरिजिन से ही पास करेगा। a अगर 1 से बड़ा है तो वो ओरिजिन से पास तो करेगा लेकिन y इज इक्वल टू एक्स से ज़्यादा एंगल बनाएगा, मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यू उसकी बढ़ाते जाओगे वो y एक्सिस की तरफ चिपकता जाएगा लेकिन y एक्सिस को टच नहीं करेगा। उसी तरीके से a जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा x एक्सिस को टच करेगा लेकिन x एक्सिस को टच करता हुआ दिखेगा लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। और आपको पता है ज़ीरो होते ही वो y इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा जो कि आपका x एक्सिस बन जाता है। एट द सेम टाइम आपको दूसरी चीज़ें जो पता है रिगार्डिंग की नेगेटिव के लिए आपको एक चीज़ पता है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या होता है। तो चलिए पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस बार मैं ब्लैक कलर का कार्टेशियन एक्सिस बना देता हूँ। तो ये आपका कार्टेशियन एक्सिस मैंने ब्लैक कलर से बना दिया लेट्स से, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ ले आया। ओके, उसके बाद मैं रेड कलर से आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स बना देता हूँ क्योंकि आपकी बाउंड्री है। मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स बना दिया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ ओरिजिन से पास करता हुआ। तो आपको ये पता है कि दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि चलो ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। क्या कर रहे हैं, y को हम माइनस टू एक्स कर रहे हैं, मतलब माइनस वन से थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर x को मैं ज़ीरो डालूंगा तो y क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी तरीके से आपको पता है x को अगर मैं 1 डालूंगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस टू। उसी तरीके से आपको पता है कि x को अगर आप माइनस वन डालिएगा तो y क्या हो जाएगा, प्लस टू। x को आप माइनस टू डालिएगा तो y क्या हो जाएगा, प्लस फोर। आपको इतने सारे पॉइंट्स जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लिए सिंस आप पहली बार ड्रॉ कर रहे हो तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स को ड्रॉ करने के लिए। तो आपको पता है ये पॉइंट है 0,0 तो ये भी 0,0 से पास करेगा। आपको पता है ये पॉइंट है -1,1, लेकिन जब हम यहाँ पे -1 डालते हैं x में तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है +2। तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये आपको पता है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली जब आप देखेंगे कि -2, +2 में अगर आप x को -2 डालोगे तो y क्या हो जाएगा, +4। तो ये और ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब आपको पता है, गेस करना आपके लिए आसान हो चुका है। सो द लाइन वुड समथिंग अपीयर लाइक दिस, ऐसा गुजरता हुआ आपको दिखाई देगा। डोंट वरी अबाउट द थिंग, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। वी आर लाइक, हम सारी चीज़ें क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। बट समहाउ वी नो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, जो कि क्या एंगल बना रहा है। अगर मैं इसे कह दूँ y इज इक्वल टू -2x तो मैं ये कह सकता हूँ ये 135 डिग्री से कम हो गया। 135 डिग्री से कम हो गया क्योंकि रेड कितना बना रहा है, रेड बना रहा है आपका टोटल 135 डिग्री। रेड आपका बना रहा है 135 डिग्री, तो ब्लू आपका डेफिनेटली 135 डिग्री से कम बना रहा है अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंपेयर करूँ। सिमिलरली लेट्स से टेक अनदर कलर, लेट्स टेक पिंक। अब पिंक में हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू -12x। क्या ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू -12x। तो x को आप 0 डालोगे तो डेफिनेटली y भी 0 होगा। x को आप -1 डालोगे तो y क्या होगा, हाफ। x को आप डालोगे -2 तो y क्या होगा, 1। आपको इतना पता चल चुका है, y होगा +1। तो आप 0,0 तो ये रहेगा ही। अगर आप जब x को -1 डालोगे तो y क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। और आप जैसे ही x को -2 डालोगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा।
तो आपको ग्राफ अगर आपको बनाना होगा तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये पता चल जाएगा है कि मोटा मोटी आपका y इज इक्वल टू जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -12x। तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल पिंक का बनेगा, ये जो पिंक का एंगल बनेगा वो 135 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो जो एंगल होगा वो 135 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो आपने ये चीज़ देखा कि y इज इक्वल टू -x का कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू -1 से अगर छोटा नंबर लेते हो जैसे -2, -3, -4 तो वो एंगल उसका और कम हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर आप -1 से बड़ा नंबर लेते हो -12, -1/3, -1/4 तो वो और शैलो हो जाएगा और ये होगा। तो चलिए इसको जनरलाइज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे जनरलाइज करते हैं इसको। तो अगर मैं फिर से ये बना दूँ, लेट्स से आई विल टेक द ब्लैक वन एज कार्टेशियन प्लेन, तो आप ये कह सकते हो let's call this as y is equal to -x. So you can say this is your y is equal to -x. Let's take blue color, so you can say something like this. Let's take another color, green. It would be something like this. So what you are going to look, you are going to say, sir, my red is y is equal to -x, my green is y is equal to ax, where a is lesser than 0 but greater than -1. And when I write a is equal to ax for blue, you will say, sir, a is lesser than -1. So this is how you can जनरलाइज इट। एट द सेम टाइम जल्दी से वो भी बना लेते हैं जो हमने उस समय किया था पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए यू कैन से सर दिस रेड इज माई y is equal to x. Let's take another color, pink. Sir, this pink color is going to be something like this, which is, sir, y is equal to ax, where a is between 0 and 1. And let's take something like, which color should I take? Let's take the brown color, and then you can say, sir, this brown color is going to be something like this, which is like y is equal to ax, where a is greater than 1. So you have understood to mention, to draw all the linear equation with no constant. Like if I say y is equal to ax, you definitely know how to draw it, how to draw y is equal to ax. And the moment you see a एक पॉजिटिव नंबर है तो आपको पता है ये ओरिजिन से पास होता हुआ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को पेयर्स करता हुआ निकलेगा। और अगर a नेगेटिव है तो वो ओरिजिन से पास करता हुआ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से निकलेगा। अगर a 1 से बड़ा है तो वो 45 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर a से वो 1 से अगर छोटा है तो वो 45 डिग्री से कम बनाएगा। अगर नेगेटिव है और -1 से छोटा है तो 135 डिग्री से कम बनाएगा, और -1 से बड़ा है तो वो 135 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा। किस आर्म को लेके रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द जनरलाइज्ड वर्जन विच वी अंडरस्टूड रिगार्डिंग द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर आपसे कोई बोले y इज इक्वल टू 3x तो आप फट से बता दोगे दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज यू डोंट सी एनी कॉन्स्टेंट हेयर। यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा है। बट द क्वेश्चन कम्स, let's say you have to draw y is equal to x minus 1. Y is equal to x minus 1. So what you are going to do? See, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आपने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, y is equal to, अब इसमें आप क्या करोगे, लेट्स से मैं y is equal to x बनाता हूँ, y is equal to x। तो आप सबको पता है y is equal to x कैसे बनाया जाता है, ये आपका पॉइंट है y is equal to x, एंड दिस लाइन इज y is equal to x जो ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। और अब आपको ड्रॉ करना है y is equal to x minus 1, y is equal to x minus 1, मतलब अगर x 1 डालते हो तो y क्या होता है 0, और x अगर 0 डालते हो तो y क्या होता है -1। गौर से देखिएगा, जब आपने x को 0 0 डाला था
इसमें जब आपने ज़ीरो डाला था तो ऑर्डिनेट ज़ीरो आया था, यहाँ पे जब आप ज़ीरो डाल रहे हो तो क्या आ रहा है -1, क्या आ रहा है ऑर्डिनेट -1। तो अगर मैं ब्राउन लेट से मैं इसको ग्रीन से दिखाता हूँ, इसको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, तो अगर x को मैं ज़ीरो डालूंगा तो y क्या आ रहा है -1, मतलब यहाँ पे कहीं, राइट। और अगर मैं x को डालता हूँ 1, x को डालता हूँ 1 तो y क्या आ रहा है 0, तो ये एक हो गया कहीं यहाँ 1,0। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो क्या आता है, देखिए मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस लाइन। तो मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपको पैरेलल लाइन जैसा दिख रहा है, क्या आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है। और अगर आप गौर से और देखोगे तो हुआ क्या है दोनों लाइन में, तो आप देखोगे कि दोनों लाइन का, गौर से देखो, आप देख रहे होगे कि आपकी ग्राफ, आपकी जो लाइन है वो वन यूनिट राइट की तरफ चली गई है, ये पूरी लाइन 1 यूनिट राइट की तरफ चली गई। देखिए जैसे 0,0 था, ये बन गया है 0,1, ये आपका 1,1 था, ये बन गया है 1,2, सॉरी ये बन गया है आपका 2,1, ये आपका 2,2 था, ये बन गया है 3,2। तो आप देख रहे हो कि आपकी ग्राफ में ऑर्डिनेट अगर सेम रहा है तो सब कुछ राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए ऑर्डिनेट 2 और ये भी 2, ये ऑर्डिनेट 1, ये 1, ये ऑर्डिनेट 0, ये ऑर्डिनेट 1, ऑर्डिनेट सॉरी यहाँ पे मैंने 1,0 गलत लिख दिया है, ये 1,0 होगा। तो आप देख रहे हो कि आपका ऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं है, 0, 1, 2, और आपके एब्सिसा 1 यूनिट राइट चले गए। तो आप कह सकते हो कि आपका ग्राफ 1 यूनिट राइट चला गया है। तो अगर आपको कोई बोलता है y = x-1 ड्रॉ करने के लिए, तो आप बोलोगे कि y = x-1 इज पैरेलल टू y = x और 1 यूनिट राइट है। अगर आपसे कोई बोलता है y = x-2 ड्रॉ करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप ब्लू कलर लोगे और यहाँ पे एक लाइन पैरेलल बना दोगे और बोलोगे सर this is 2,0, this is 3,1, this is 4,2, this is, so what you are observing that your line has shifted 2 unit right, there is no slanting में कोई चेंज नहीं है। आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल सेम एंगल बना रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई बोलता है y = x+1 ड्रॉ करने के लिए, लेट्स से आई यूज़ ऑरेंज कलर टू ड्रॉ y = x+1, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ऐसे ड्रॉ कर दोगे और आप बोलोगे दिस इज y = x+1, क्योंकि ये अब क्या हुआ है 1 यूनिट लेफ्ट चला गया है। तो इसको जनरलाइज करते हैं, इसको जनरलाइज करके आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको कोई बोलता है y = x+a ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ y = x एंड मूव योर लाइन a यूनिट लेफ्ट। अगर आपको कोई ड्रॉ करने को बोलता है y = x-a, तो आप बोलोगे ड्रॉ y = x and move your line a यूनिट राइट। लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंस आपको पता है कि आपको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। तो अगर आपको कोई इक्वेशन देता है y = x+2, तो आप x को 0 डालो तो y क्या आता है 0,2, x को डालो -2 तो y क्या आता है 0। तो आपको ये पता है कि 0,2 और -2,0 इज़ पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो आप उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये मेथड इसलिए आपको बताना था कि मैं आपको बता सकूं कि y = x+a जो भी हो, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो उसका लाइन का वो किसके पैरेलल होगा, y = x के पैरेलल होगा, मतलब उसका जो स्लोप है वो क्या है 1। सो हम ये कह सकते हैं y = x+a जो भी कहानी हो, इसका स्लोप क्या कह सकते हैं हम 1,
मतलब ये सारे लाइन किससे पैरेलल होंगे, y इज इक्वल टू एक्स से हमेशा पैरेलल होंगे। सिमिलरली आप अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए करते हैं तो ये लाइन किसके पैरेलल होंगे, आप कॉमन सेंस से बताओ, ये लाइन होंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स से पैरेलल। और आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ 2 पॉइंट निकालना होगा, एक x को 0 डाल दो, एक जगह y को 0 डाल दो, आप दोनों पॉइंट्स निकाल के सीधे ड्रॉ कर दो। तो आपको जब लाइन ड्रॉ करना है तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास 10 के बच्चों के लिए अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो बड़े आराम से सीधे जंप कर सकते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट बताया है एक इनफॉर्मल तरीके से स्लोप का। स्लोप क्या होता है हम धीरे धीरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि लाइन का स्लोप क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन आपको बस मोटा मोटी मैंने इंट्यूटिवली बता दिया कि जब आप देखते हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी तो आप कह सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू ए एक्स। मतलब क्या, जब आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिखते हो तो जो कोफिशिएंट ऑफ a है, कोफिशिएंट ऑफ x है, वो आपका स्लोप बताता है। और अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए क्यों बात कर रहा हूँ मैं इसकी, देखिए। तो आप ये बात ध्यान रख लो कि आप जब भी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बनाते हो आपको ये पता होना चाहिए दिस लाइन इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू ए एक्स, विच मीन्स स्लोप ऑफ, ये वर्ड आपके लिए नया है, घबराने का नहीं, अभी हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे, आप बस सुनो क्या है ये। स्लोप को अगर आप आम भाषा में समझो तो ये एक स्लांटनेस को कहते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो टैन थीटा की मतलब समझोगे, उसमें आप इसको क्लैरिटी से समझ सकते हो। लेकिन बस अभी के लिए बस इतना समझो कि एक्स एक्सिस से कैसे स्लांट है, मतलब हाइट और बेस का क्या रेशो है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ग्रेडेशन क्या है। अभी आपको इतना ज़्यादा इसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि अगर आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देखते हो तो आप फट से कह सकते हो y इज इक्वल टू ए एक्स के पैरेलल है। तो मतलब आज जो भी दो लाइन का अगर आप कहते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x सेम है प्रोवाइडेड y आपने अलग लिख रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर दो लाइन का, दो लीनियर इक्वेशन का सेम है तो आप कह सकते हैं वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। मतलब जल्दी देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और कहूँ y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आप कह सकते हो। तो आपको ये पता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू y is equal to 2x. You know this line is parallel to y is equal to 2x. If this line is parallel to y is equal to 2x and if this line is parallel to y is equal to 2x, so it means y is equal to 2x minus 5 and y is equal to 2x plus 3 are parallel लाइन्स। आप इस तरीके से लॉजिक दे सकते हो ट्रांजिटिविटी का, ठीक है। अगर कोई बोलता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7, क्या ये पैरेलल है? यस, दे आर पैरेलल। कोई बोलता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, क्या ये पैरेलल है? नो, दे आर नॉट पैरेलल, बिकॉज इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है -1। तो आपसे कोई भी पूछता है, कोई भी बोलता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप कह सकते हो a इज द स्लोप, a इज द स्लोप। और किसी भी दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप डिफरेंट है तो मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपसे कोई बोलता है प्लॉट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा b। तो एक पॉइंट हो गया a कॉमा बी, सॉरी एक पॉइंट हो गया 0 कॉमा बी। उसके बाद आप लिख सकते हो y को 0 पुट कर दो तो x क्या हो गया, x हो गया माइनस बी बाई ए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, माइनस बी बाई ए कॉमा 0। आप ये दोनों पॉइंट से अपना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों के पॉइंट के अलावा भी आप कुछ भी पॉइंट निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1 प्लस बी, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी एंड देन यू कैन से माइनस a प्लस बी। इस तरीके से भी आप अपने सारी कहानियाँ निकाल सकते हो। तो मतलब आपको लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आपसे कोई पूछेगा कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो आप तुरंत बता दोगे। अब क्वेश्चन ये है कि मैं बार बार पैरेलल और इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग बचपन से लाइंस पढ़ते आ रहे हो, तो अगर आप कहते हो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो डेफिनेटली आप
लाइन की बात कर रहे हो। अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन कहूँ L1 तो ये एक लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, लाइन 1। और उसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ लाइन 2 तो ये क्या बोलता है, दो लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब आप जब क्या कहते हैं दो लाइन को अपने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हो, जब आप दो लाइन को अपने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बताइए। अगर आपको मैं बोलूँ कि दो लाइन आप अपने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर लेट्स से वन लाइन इज black, so the other line let's say red, so this red line could be intersecting, one possibilities, okay। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, कि सर ये लाइन 2 है और सर ये लाइन 1 है, सर वो दोनों पैरेलल हो गए, क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर एक लाइन ये है L और सर दूसरी लाइन है ब्लैक जो उसी के ऊपर से पास कर रही है। तो आप ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आपकी होती है। आप इसमें कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो लाइन 1 intersects line 2 at one point. Here you can say line 1 and line 2 are parallel lines and intersect at no point. And then you can say line 1 and line 2 are coincident lines and intersect at all points, which means intersect at infinite points। अब आप समझ रहे हो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये तीनों ज्योमेट्री की बात क्यों कर रहा हूँ। आप देख रहे हो दो लाइन 1 एंड लाइन 2, आप एक केस देख रहे हो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा केस देख रहे हो लाइन 1 एंड लाइन 2 पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तीसरा केस आप देख रहे हो लाइन 1 एंड लाइन 2 एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है और इन्फिनाइट पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें दो इक्वेशंस दिए जाते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में फर्दर कैटेगरीज होती हैं। अलजेब्रिक मेथड में आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम तीनों देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड क्या है, लेकिन पहले मैं ग्राफिकल मेथड की बात कर दूँ। आपको जब भी इक्वेशन मिलता है लाइन 1 लाइन 2, तो मान लीजिए आपको दो इक्वेशन मिला, ब्लैक से मैं दिखाता हूँ, आपको मिला y = ax + b और रेड से मैं दे देता हूँ दूसरा इक्वेशन मिला y = cx + d। अगर ऐसा इक्वेशन नहीं भी मिला है तो आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। आप y को लेफ्ट साइड में ले जाइए, उसका कोफिशिएंट 1 कीजिए और बाकी सबको राइट में रखिए। उसमें आप कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट अलग कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट दूसरे में भी अलग कर दीजिए। जब आप अपने दोनों लाइन को इस फॉर्म में लिख देते हैं y = x + b एंड y = cx + d, तो इसमें a और c की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो a इज नॉट इक्वल टू c या a इज इक्वल टू c। a इज नॉट इक्वल टू c या a इज इक्वल टू c। जब a इज नॉट इक्वल टू c मतलब they are intersecting, which means they are not parallel, right? Which means they are not, so they are intersecting lines। और जब a इज इक्वल टू c है तो आपको दो पॉसिबिलिटीज फिर से देखना होगा। क्या दो पॉसिबिलिटीज देखना होगा? आपको देखना होगा कि b इज इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू d। ठीक है, अब आप देखो आपके लाइन L1 एंड L2 यहाँ पे टॉप पे बैठे हुए हैं, आपने उनके a और c को देखा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x को देखा, जब आपने y = x + b और y = cx + d बनाया। जैसे आपने दोनों को देखा, आपने देखा कि a या तो c के बराबर है या a c के बराबर नहीं है, मतलब या तो a पैरेलल है या तो a पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो मतलब वो लाइन डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगी। ओके, इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगी सर? एक पॉइंट पे करेगी। जब a और c बराबर है तो सर दो पॉसिबिलिटीज होंगी,
बी और डी जो दोनों के कॉन्स्टेंट्स है क्या वो बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर है तो मतलब वो दोनों लाइन सेम हो गई, वो दोनों लाइन सेम हो गई मतलब दे आर कोइंसिडेंट लाइन। व्हाट दे आर कोइंसिडेंट लाइन। और जो बी इज नॉट इक्वल टू डी तो आप कहेंगे दे आर पैरेलल लाइंस। तो अब इसका इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में क्या मतलब होता है, आप इस कहानी को कहते हो वन सॉल्यूशन। क्या कहते हो, वन सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हो जाता है सॉल्यूशन। मतलब वो दोनों पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो आपको कहने का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे कोई बोलता है लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करो, तो आप सबसे पहले ग्राफिकली भी बोले या अलजेब्रिकली बोले तो आप ये जरूर देख सकते हैं ए और सी बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो आप कह सकते हो, उसके बाद पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। अगर बराबर नहीं है तो आप फट से वन सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसकी बात अभी हमने नहीं की है, वो अभी हम करेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे क्लास 6, 11, 9th में ये कर चुके हैं तो वो जानते हैं। जब a इज इक्वल टू सी हो जाता है तो फट से मत बोल देना कि पैरेलल लाइंस है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कांस्टेंट्स है b और d वो बराबर हो। जैसे ही वो बराबर होता है तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफिनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनफिनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और जब b इज नॉट इक्वल टू d तो आप खट से कह सकते हो दे आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को कह सकते हो कि कहानी ऐसी है। एक और टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज होता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। क्या कंसिस्टेंट है या नहीं। देखिए जब ये दोनों कंडीशन हो मतलब आपका एक सॉल्यूशन एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है तो आप कहते हो कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या कहते हो, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब आप देखते हो कि नहीं भाई एक भी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता तो आप उसे कहते हो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों अभी ये क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अलजेब्रिकली कैसे करना है, तो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आपको इक्वेशन ड्रॉ करना है, लाइन आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया है तो आप उन दोनों लीनियर इक्वेशन को गौर से देखो। क्या वो दोनों इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। अगर नहीं है तो फट से कर दो उसको, फट से क्या कर दो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। उसके बाद आप देखो a और c बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं तो फट से बोल दो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा। और फिर वो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। और अगर a बराबर c है तो फट से मत बोल दो पैरेलल लाइन। उसके बाद आप देखो b और d क्या है, और b और d भी बराबर है तो आप कहो ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब वो इनफिनाइट सॉल्यूशन है। और अगर आप देखो कि a और c तो बराबर है लेकिन b और d बराबर नहीं, इसका मतलब वो दोनों डेफिनेटली पैरेलल लाइंस है, दोनों सेपरेटेड है, मतलब नो सॉल्यूशन। जब भी आपके पास नो सॉल्यूशन आता है आप उसे कहते हो इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। और अगर आपके पास एक भी सॉल्यूशन आता है मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो तो आप कहते हो कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन। इस तरीके से हम ग्राफिकली करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जाएंगे। अब क्या होता है कि देखिए तो अब क्या हो रहा है कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपने सबसे पहला सीखा कि भैया ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपने क्या कहा, आपने कहा कि y इज इक्वल टू a1x प्लस b1 और y इज इक्वल टू a2x प्लस b2 के फॉर्म में बना दो। उसके बाद आप देख लो a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2 या a1 इज़ इक्वल टू a2। इसमें आप कह दो वन सॉल्यूशन, इसमें आप कह दो a1 इज़ इक्वल टू a2। तो फिर दो चीज़ देख लो कि b1 इक्वल टू b2 या b1 इज़ नॉट इक्वल टू b2। अगर b1 इक्वल टू b2 तो आप कहोगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन और इसमें कहोगे नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकली पता है कि इसका क्या मतलब है। अब अलजेब्रिकली जब आते हैं, ये हो गया ग्राफिकल, दूसरा हो गया अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली में आपके पास जब इक्वेशन होता है वो तीन तरीके से आप सॉल्व करते हो। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए आपको ये समझ में आना होगा कि आपको हमेशा आपको जो इक्वेशन है आपको हमेशा इस फॉर्म में नहीं दिया जाता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में नहीं दिया जाता है। ये तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को। नॉर्मली आपको इक्वेशन जो दिया जाता है वो इस तरीके से जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x
प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ज़्यादातर आपको ये जो, इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो जब आपको इस फॉर्म में दिया रहता है तो आप या तो इस फॉर्म में कर लेते हो, या दूसरा तरीका होता है कि अगर मान लो, लेट्स, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेट्स से आपको इस तरीके से इक्वेशन दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज लेट्स से लाइन 1, और दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू लाइन 2। तो एक तरीका तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक सबको एक तरफ ले जाओ और y को अलग रख दो, तो b1y हो गया माइनस a1x माइनस c1, सो y हो गया माइनस a1 बाई b1 x माइनस c1 बाई b1, और इसको आप कह दो y इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 x माइनस c2 बाई b2। तो आप डेफिनेटली देख रहे हो कि आप इस तरीके से भी लिख के कह सकते हो, और उसमें आप क्या देख सकते हो, माइनस a1 बाई b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 बाई b2, वन कंडीशन, या माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। अगर ये कहानी है तो आप कहोगे वन सॉल्यूशन, आपको पता है क्योंकि दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग। और जैसे ये दोनों कहानी में देखोगे आपको देखना होगा कि भैया माइनस c1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस c2 बाई b2, और माइनस c1 बाई b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस c2 बाई b2। इस कहानी में आप लिख दोगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इस कहानी में लिख दोगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपको इक्वेशन दिया रहा है आप तुरंत इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो इस फॉर्म में ले जाके। नहीं भी दिया है तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि स्लोप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस a1 बाई b1, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर आपको कोई इस तरीके का देता है, मतलब अगर आपको लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, आप स्लोप निकालोगे माइनस a बाई b, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आप इस तरीके से भी आप अपने लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको, मैंने 3 मेथड्स बात की थी, एक एलिमिनेशन की, दूसरा सब्स्टिट्यूशन की, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। जल्दी से देखते हैं ये तीनों क्या मेथड हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब आप समझिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, मान लीजिए आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, लेट से आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे 3x प्लस 4y देख रहे हो, यहाँ पे 5x माइनस 2y देख रहे हो, या तो मैं x का कोफिशिएंट सेम कर दूं, या मैं कोफिशिएंट ऑफ y सेम कर दूं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं, ताकि इस इक्वेशन को मैं किस में रिड्यूस कर दूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रिड्यूस कर दूं, जो कि आप बचपन से सॉल्व करना जानते हैं। तो अगर मैं देखूं तो 3x को 5x से भी रिड्यूस चेंज किया जा सकता है, या 4y को 2y से। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे माइनस 2y को माइनस 4y बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी 3x प्लस 4y प्लस 7 है, ये मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, 3x प्लस 4y, सॉरी, इसको मैंने एज इट इज ऐसे छोड़ दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने दोनों साइड से डबल कर दिया। डबल क्यों किया, ताकि माइनस 2y 4y हो जाए। तो मैंने इसे लिख दिया 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो 4y और माइनस 4y खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 13। अब देख रहे हो ये दोनों गायब हो गए, तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 1। x जैसे 1 आया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, उसमें आप x को डाल दीजिए, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई, दैट इज 7। सो क्या हो गया, 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट मेक्स इट y इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो 1,1 इज द सॉल्यूशन। ओके, तो एलिमिनेशन में आपको ढंग से, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है, 7x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ऐसे दो उत्तर दिया।
अब क्या करना है, या तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा या तो x को एलिमिनेट करूंगा, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सबसे बेटर लगे जिससे आपको कैलकुलेशन करना। अगर मैं देखूँ 7 और 4 का अगर मैं गौर से देखूँ तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है 28। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों किया मैंने, ताकि देखिए क्यों किया, ये बन जाएगा 28x प्लस 36y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 28x प्लस 35y प्लस 21। देखिए कितने प्यार से बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 28x एलिमिनेट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आउट 36y, ये y हो गया, 8 माइनस 13 हो गया, तो ये हो गया y माइनस 13। तो मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 30। जैसे ही मैंने y इज इक्वल टू 13 निकाला, 7x में मैंने 9 इंटू 13 कर दिया प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 7x इज 117 प्लस 2, which means 7x is equal to minus 119, which makes it x is equal to minus 17. So the solution is minus 17, 13. इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आइए सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है, सबसे लॉजिकल मेथड यही होता है, और अगर आपको मैं पढ़ाऊँ नहीं और आपको ये सॉल्व करने को दूँ तो आप यही सॉल्व करते हो। जैसे अगर मैं दे दूँ y 2y प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 3y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 कर दो, है ना, कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ। अब क्या करना होता है इसमें ना, किसी एक को आप दूसरे इक्वेशन, यहाँ से लेट से मैं x निकाल देता हूँ, मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। क्या मैंने इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, क्योंकि 5 प्लस में इधर चला जाएगा और 3y उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया x। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आया देखो कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 0 है, मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा 3y प्लस x इज इक्वल टू 5, और x क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y। तो मुझे ये पता चल चुका है कि x क्या हो गया है 5 माइनस 3y। अब x की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 2y प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 2y प्लस 15 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं देख सकता हूँ माइनस 7y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू, मैं एक तरफ y ले जाऊंगा तो 19/7, तो y हो गया 19/7। x क्या है 5 माइनस 3 इंटू 19/7, दैट मेक्स इट 35 माइनस 57/7, विच मेक्स इट माइनस 22/7। सो x इज माइनस 22/7, सो आई कैन से द सॉल्यूशन इज माइनस 22/7, 19/7। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है, आप या तो x को y के फॉर्म में लिख के दूसरे में प्लेस कर दो, या y को x के फॉर्म में लिख के दूसरे इक्वेशन में डाल दो, यू विल बी एबल टू गेट वन वेरिएबल का आंसर। जैसे ही आपको एक आंसर आता है, दूसरा का जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चे लोग, तो सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे क्रॉस मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद ये जो हमने अभी जल्दी की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, और दूसरी जो हमने बात की थी एलिमिनेशन मेथड में और ग्राफिकल मेथड में, इन सारे सवालों को कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है। तो आज आप इतना करो कि आप लीनियर इक्वेशन जो भी हैं उसको ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश करो। ग्राफिकल मेथड्स के लिए जो आपको सबसे पहले देखना है, आपको देखना है आप सारे को कन्वर्ट कर दो या तो y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में। उसके बाद आप देखो वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। पैरेलल है तो आप सीधे ड्रॉ कर दो, कोइंसिडेंट है तो आप एक के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ करके बोल दो दे आर इन्फिनाइट सोल्यूशन, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो आप दोनों को ड्रॉ करके वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आप या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल दो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें सेंस बनाने लगेगी। नेक्स्ट क्लास में हम जैसे ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आपका ये 3 चैप्टर सीधे खत्म हो जाएगा, पॉलिनॉमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम आपके ज्योमेट्री सेक्शन में जाएंगे ट्रायंगल चैप्टर में।
उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़ में मैं अभी आपके लिए लॉग की चैप्टर लेने आया हूँ, तो लॉग ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सब चीज़ों पे ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। और NTAC के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आई एम श्योर आप NTAC एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हो। नेक्स्ट क्लास में मैं NTAC की ओरिएंटेशन भी आप लोगों के लूँगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप अपने मेंटल एबिलिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोशल स्टडीज़ को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैथ साइंस के लिए आपको क्या करना होता है, ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। एट द सेम टाइम आपकी पॉलिनॉमियल की टेस्ट बहुत जल्दी होने वाली है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेस्ट आसान बना रही है, पहले बार हम लोग पहला टेस्ट है आसान बना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग कैजुअल हो जाओगे, आपको बहुत बेस्ट लाना है। मतलब 95% से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आप पूरे वीडियो से सबको अच्छे से देखिए और उसको कवर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।